नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने YouTube चैनल विवेक जीएस क्लासेज में पुनः आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और यह टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूची, शेड्यूल। तो सबसे पहले हम समझेंगे शेड्यूल का क्या होता है। तो आप इस तरह इसको समझ सकते हैं कि अनुसूची संविधान के अंतर्गत वे इंडेक्स होते हैं जो सरकार की प्रशासनिक गतिविधि और उनकी नीतियों को वर्गीकृत एवं सारगर्भित करती है। अब इसमें बता सकते हैं, जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो उस समय मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी थी? 8। लेकिन वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितनी है? 12। इसका मतलब है कि 4 शेड्यूल जो हैं वह मूल संविधान लिखने के बाद जोड़े गए। तो वह कौन कौन से थे? तो 9, शेड्यूल 10, शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12। शेड्यूल 9 को प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन जब हुआ 1951 में, तो उस समय इसको जोड़ा गया। क्या सब्जेक्ट अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन समझ लिए कि पहला संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया 9वीं शेड्यूल को। 10वां जो शेड्यूल है वह जोड़ा गया 52 संविधान संशोधन के द्वारा। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 11वां अनुसूची जो है वह 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और 12वां जो है वह 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो ये 4 शेड्यूल हैं जो मूल संविधान में, जो भारतीय संविधान में बाद में शामिल किए गए। संविधान लिखने के बाद जरूरत के अनुसार इसको लाया गया। अब हम आते हैं कि शेड्यूल 1 से शेड्यूल 12 तक किन किन सब्जेक्टों को शामिल किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ ये जो शेड्यूल है सभी किताब में बिल्कुल हूबहू मिलेगा, बिल्कुल कहीं कोई चेंज नहीं मिलेगा। लेकिन आप जो रट रहे हैं उससे एग्जाम पीरियड में समय पर आप उसको भूल जाते हैं। तो कैसे आप इसको याद रखेंगे, इसको हम ट्रिक के साथ कोशिश करते हैं आप लोगों को समझाने का कि 1 से 12 तक शेड्यूल को क्रम से कैसे रखा जाए और उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो यहाँ पर हम लोग अनुसूचियों को इस तरह एक टेबल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। क्रमांक, अनुसूची और उसके सब्जेक्ट क्या विषय हैं, और उसके बाद इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। तो आइए, सबसे पहला है, हम लोग शुरू करते हैं क्रमांक 1, शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 क्या कहता है? शेड्यूल 1 कहता है सिंपल सा कि भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, मतलब भारतीय संघ में जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका उल्लेख किया गया है, अर्थात संघ और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख। तो भारतीय संघ में शेड्यूल 1 क्या कर रहा है? भारतीय संघ में शामिल राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो हम लोग जान रहे हैं कि एक देश, सबसे पहले एक देश बना जिसके अंतर्गत वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश। इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन 26 जनवरी 2020 से केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 हो गई। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 2020 से दादर नागर हवेली और दमन और दीव, जो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, उनका आपस में मर्जर कर दिया गया और वर्तमान में भारतीय संविधान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। इनमें भी एक केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली है, तो केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन इसमें क्या किया गया है कि दिल्ली को अनुच्छेद, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली को अनुच्छेद आर्टिकल 239 का, कितना? 239 का द्वारा इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन के रूप में शामिल किया गया। एनसीआर किस रूप में शामिल किया गया? एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन के रूप में शामिल किया गया है। ये कब, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 239 के तहत। तो अनुच्छेद शेड्यूल 1 को आप इससे समझिए कि एक देश का निर्माण हुआ जिसमें कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब हम लोग समझते हैं शेड्यूल 2 को। शेड्यूल 2 कहता क्या है
कि जब राज्य और देश का निर्माण हो गया तो इस पर इस में काम करने वाले संवैधानिक पदों पर जो व्यक्ति बैठेंगे उनका वेतन क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि देश बन गया, तो देश बनने के बाद उसमें राष्ट्रपति का चुनाव होगा, प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश बनेंगे, राज्यपाल बनेंगे, तो एक संवैधानिक पदों की व्यवस्था की है। तो संवैधानिक पद में जो व्यक्ति बैठेंगे उनका वेतन क्या होगा। तो इसमें आप इस तरह रखें कि इसमें संवैधानिक पदों के वेतन और उनके विशेषाधिकार की बात की गई है। संवैधानिक पद, तो संवैधानिक पद क्या होता है? वे पद जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश, राज्यों में मुख्यमंत्री। तो इनका जो वेतन है, इनकी व्यवस्था की गई है संवैधानिक पदों पर नियुक्त पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, पेंशन भत्ते। ये आर्टिकल 2 कह रहा है, क्या कह रहा है? संवैधानिक पदों पर नियुक्त पदाधिकारियों के वेतन और पेंशन और अन्य। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि जब देख लेगा व्यक्ति कि हाँ इस पद के लिए इतना वेतन है, तो वह उस पद की तैयारी करेगा। हम इसको समझने के लिए बता रहे हैं, उस पद की तैयारी लेगा और पद पर बैठने के बाद क्या करेगा? संवैधानिक पद पर बैठेगा तो शपथ कर लेगा, शपथ लेगा यहाँ, और इस शपथ में वह पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट सूचना अधिकार अधिनियम के तहत पद और गोपनीयता का कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन ये अनुसूची में इसका उल्लेख है कि जो संवैधानिक पद पर व्यक्ति वेतन लेगा, पेंशन लेगा, वो पद और गोपनीयता की शपथ भी लेगा। क्लियर है? आर्टिकल शेड्यूल 4 क्या कहता है? शेड्यूल 4 यहाँ आप समझिए, पहला 3 पॉइंट को आप इससे समझिए। पहला, देश का निर्माण 28 राज्य प्लस 8 मतलब भारतीय संघ में शामिल राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा क्या कह रहा है? संवैधानिक पदों पर नियुक्त पदाधिकारियों, मतलब इस देश पर जो संवैधानिक पद है, इस देश के लिए जो संवैधानिक पद है उन पर उनका वेतन क्या होगा, उनका पेंशन क्या होगा, अन्य भत्ता क्या होगा, उसकी व्यवस्था की गई है। शेड्यूल 3 क्या कह रहा है? शपथ। तो ये तीनों आप एक साथ क्रम से आप याद कर लेंगे। देश का निर्माण मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 2 वेतन और भत्ता, 3 शपथ। चौथा क्या कहता है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन, मतलब किस किस राज्य से, किन किन राज्यों से कितनी सीटें राज्यसभा के लिए आएगी, उनका जो आवंटन किया गया है वह शेड्यूल 4 में इसका उल्लेख किया गया है। राज्यसभा हेतु सीटों का आवंटन, क्लियर है? राज्यसभा हेतु सीटों का आवंटन। 5वां क्या कर रहा है? शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 क्या कहता है कि एसटी और एससी मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो क्षेत्र हैं उनके बारे में प्रशासन किस तरीके से किया जाएगा, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों के संबंध में प्रशासनिक प्रावधान। एसटी ऑब्लिक एससी के क्षेत्रों में प्रशासन, मतलब उन क्षेत्रों में प्रशासन किस तरह किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वे क्षेत्र हैं, वे शेड्यूल क्षेत्र हैं जिसके अंतर्गत प्रशासन के कुछ अलग नियम कानून लागू होते हैं। सामान्य क्षेत्रों में वे व्यवस्थाएं लागू नहीं होती है। तो यह कहां से लिया गया है? शेड्यूल 5 से। शेड्यूल 5 के बाद शेड्यूल 6 जो है इसी से रिलेटेड है। आप इसको दोनों को एक साथ क्रम से याद रख सकते हैं, 5 और 6 एक साथ क्रम से याद रखते हैं। एसटी/एससी के क्षेत्रों में प्रशासन, इसके अंतर्गत पूरे भारत में जहां जहां भी शेड्यूल क्षेत्र है उनके प्रशासन की चर्चा की गई है। लेकिन शेड्यूल 6 में 4 राज्यों की चर्चा की गई है। वे कौन कौन से राज्य हैं? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। इन राज्यों के संबंध में प्रशासन का उपबंध, इन राज्यों में जनजाति क्षेत्रों में प्रशासनिक उपबंध क्या होगा, इसकी चर्चा की गई शेड्यूल 6। ध्यान दीजिएगा, शेड्यूल 5 और 6 आपको जो है वो मिलता जुलता नजर आ रहा होगा, लेकिन शेड्यूल 5 क्या कहता है? यह पूरे देश के लिए लागू है।
पूरे देश में जहां भी शेड्यूल क्षेत्र है, एसटी क्षेत्र है, उसके बारे में प्रशासनिक उपबंध क्या है, किस तरीके से प्रशासनिक उपबंध लागू किया जाएगा। जबकि शेड्यूल 6 क्या कर रहा है, 4 राज्य, कौन कौन, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। हालांकि इसमें एक महत्वपूर्ण है कि 1 अक्टूबर 2007 को इसके अलावे 1 अक्टूबर 2007 को इसके अलावे दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग गोरखा परिषद को भी शामिल कर लिया गया। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत 5 क्षेत्र आ जाएंगे, कौन कौन, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के अलावे पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग का गोरखा, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग गोरखा परिषद, दार्जिलिंग गोरखा परिषद को शामिल कर लिया गया है। तो यह बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र को शामिल कर लिया गया, दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद, पर्वतीय परिषद, पर्वतीय परिषद को इसके अंदर शामिल किया। क्लियर है। तो 1 to 6 हम लोग समझ गए कौन कौन। शेड्यूल 1 कहता है भारतीय संघ में शामिल राज्य 28+8। शेड्यूल 2 कहता है वेतन, पेंशन, भत्ता। शेड्यूल 3 क्या कह रहा है, शपथ। जैसे इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब सबसे पहले जब कोई वैकेंसी आती है और आपको उस पद भरना है तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि उसका स्केल क्या है, वेतन क्या है। जब वेतन आप देख लेते हैं कि हाँ हमारे अनुकूल है, तब आप क्या करते हैं, उसका फॉर्म भरते हैं, उसकी तैयारी करते हैं उस पद की, फिर शपथ लेते हैं, मतलब वो काम करने के तैयार होते हैं। तो बिल्कुल उसी क्रम में आप इसको मेमोरी में रखने के लिए याद करेंगे। ठीक है। अनुच्छेद 4 शेड्यूल 4 क्या कर रहा है, राज्यसभा हेतु सीटों का आवंटन। इसका मतलब कि किन किन राज्यों से कितनी सीटें राज्यसभा में जाएगी उसका जो आकलन किया गया है शेड्यूल 4 के तहत किया गया। शेड्यूल 5 क्या कहता है, ST/SC के क्षेत्रों में प्रशासन, या पूरे देश के लिए लागू है। 6 क्या कर रहा है, 4 राज्य प्लस 1 दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद, इसको इसमें शामिल किया गया। क्लियर है। अब क्या करता है शेड्यूल 7, क्या करता है, शेड्यूल 7 को हम लोग इस तरह समझेंगे। 7 को क्या कहता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण शेड्यूल 7। इसमें कहता है कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किस आधार पर किया जाएगा, और इसके लिए शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो आप इसमें यह सातवां समझ लीजिए कि इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारा का कार्य 3 सूचियों की मदद से किया गया है। 3 सूचियों की मदद से किया गया है। आप इसको याद रखने के लिए सिर्फ इतना याद रख सकते हैं कि इसमें 3 सूचियों का उल्लेख है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और तीनों सूची में सब्जेक्ट अलग अलग, सब्जेक्ट की संख्या अलग अलग है। जैसे गणना के अनुसार देखें तो वर्तमान में संघ सूची में सब्जेक्टों की संख्या 100 है, राज्य सूची में यह 62 है और समवर्ती सूची में 52 है। क्लियर है। 162 और 52। संघ में कितना है, 100, राज्य में कितना है, 62 और समवर्ती में कितना है, 52। तो केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में उल्लेख है, 7 में। अनुच्छेद 8 जो मूल संविधान में अंतिम अनुच्छेद था, उसमें भारतीय संघ में शामिल या मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची शामिल की गई है। अब इसमें भी ध्यान दीजिएगा कि इन 22 भाषाओं में मूल संविधान में मात्र कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था, 14। अनुसूची 8 क्या कहता है, 22 भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है जो भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है। क्लियर है। लेकिन इसमें मूल संविधान में कितने थे, 14 भाषाओं को उल्लेख किया गया था। क्लियर है। इसके बाद 22 भाषाएं, 14 के बाद 22 मतलब कितना भाषा, 8 भाषाएं कैसे कैसे शामिल की गई। तो आप इसको देखिए कि 21वां संविधान संशोधन किया गया, 21वां संशोधन किया गया और इसमें एक भाषा डाला गया, सिंधी। कौन सा भाषा शामिल किया गया, सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया 1967 में। क्लियर है। उसके बाद
दूसरा संविधान संशोधन किया गया 71वां संविधान संशोधन किया गया, और इसके तहत तीन भाषाओं को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। कौन कौन? मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। मणिपुरी, नेपाली एवं कोंकणी इसको शामिल किया गया 1992 में। क्लियर है? और अगला जो संविधान संशोधन हुआ 92 जो 2003 में हुआ था, और इसके तहत कितनी भाषाओं को शामिल किया गया? आप देख सकते हैं 14 के बाद 15 और 3 18, मतलब इसमें कितनी भाषाएं शामिल की गई? 4। कौन कौन? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो इन 4 भाषाओं को शामिल किया गया 92 संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में। ठीक है, तो इस प्रकार भाषाओं की कुल संख्या कितनी हो गई? देखिएगा 14 प्लस 1 सिंधी 15 प्लस यहाँ पर कितनी भाषाएं? 3, 18 प्लस 4, मतलब कुल भाषाओं की संख्या 22 हो गई। तो आप एक लाइन में याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं की सूची है जिन्हें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। मूल संविधान में 14 थे। 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को शामिल किया गया 1967 में। 71वें संविधान संशोधन द्वारा मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया 1992 में। और 2003 में 92 संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत 4 भाषाओं को शामिल किया गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संचाली। तो ये मूल संविधान की जो 8 सूचियां थे वह मैंने आपको बताया। अब जो 4 सूचियां बाद में शामिल की गई वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं, और इनमें भी शेड्यूल 9 अनुसूची 9 बड़ा ही महत्वपूर्ण है और साथ में काफी विवादित है। शेड्यूल 9 महत्वपूर्ण भी है और विवादित भी है। क्यों? तो ध्यान दीजिएगा कि इसे प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया, जोड़ा गया, अनुसूची में जोड़ा गया। इसके अंतर्गत उन विषयों को शामिल किया जाता है जिनकी वैधानिकता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे ऐसे मैटर आते हैं, चाहे वह रिजर्वेशन पॉलिसी हो या कुछ और हो, जो विवादित मुद्दे होते हैं, समाज में स्वीकृत नहीं होते हैं सभी वर्गों के बीच में, तो सरकार क्या करती है, उसको लागू करवाने के लिए उसको 9th शेड्यूल में डाल देती है ताकि उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सके। और यह किसके आलोक में करती है? तो अनुच्छेद 31 का, अनुच्छेद आर्टिकल 31 के ख के आलोक, 31 के ख के आलोक में यह करती है, जिसके तहत सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह 9th शेड्यूल में विषयों को शामिल कर दे जिससे उसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सके। लेकिन इसके लगातार दुरुपयोग को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में क्या किया? इस पर बैन लगा दिया। बैन मतलब इसको कहें कि इसमें यह कर दिया कि 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में जितने भी सब्जेक्ट डाले गए हैं उन सब की समीक्षा की जाएगी, लेकिन उसमें उसकी समीक्षा नहीं की जाएगी जिसकी समीक्षा पूर्व में हो चुकी है। मतलब सुप्रीम कोर्ट यह है कि यहाँ पर क्या बार लगा दिया कि अगर आप इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट को डाल दीजिएगा जो विवादित हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा करेगी। अर्थात अब पावर हो गया कि इसकी वैधानिकता को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि इसका लगातार सरकारों के द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा था अपने वर्चस्व को बनाने के लिए, न्यायालय को कम करने के लिए, न्यायालय में कोई भी डिसीजन बाधित न हो, इसलिए उसको डाल दिया जाता था 9वीं अनुसूची में। और इसके तहत यह लाया गया था मूल रूप से किस लिए? भूमि संबंधी विवादों को दूर करने के लिए, और भूमि संबंधी विवादों को दूर करने के लिए लाया गया था। और इसी के तहत पाकिस्तान का बेरुबारी का एक मामला था जिसको सॉल्व भी किया गया था। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है इसको लागू। इससे क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा कौन से शेड्यूल को शामिल किया गया? तो आप बताएंगे 9वीं अनुसूची को। और इस किस लिए लाया गया? भूमि संबंधी विवादों को या भूमि संबंधी अधिनियमों को लागू कराने के लिए। क्लियर है? क्यों? ताकि इसकी वैधानिकता को कोई भी निर्णय लाया जाता है तो उसकी वैधानिकता को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सके। लेकिन
बाद में 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में जितने भी कानूनों को लाया गया है उनकी समीक्षा की जाएगी। जिसकी समीक्षा हो चुकी होगी पूर्व में, उसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये 9th हो गया क्लियर आपका। अनुसूची 10 क्या कहता है? अनुसूची 10 कहता है कि दल बदल के आधार पर यानी दल बदल पर रोक लगाने के लिए अनुसूची 10 को लाया गया। क्लियर है? और इसमें क्या किया गया, कब लाया गया? तो यह 52 संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। इस पर एक पूरा सब्जेक्ट बनता है, जिसको मैं दल बदल विधेयक कानून के संदर्भ में इसको पढ़ाऊंगा कि क्या कहता है दल बदल विधेयक। लेकिन लाया गया किसके तहत? 52 संविधान संशोधन के द्वारा इसको शामिल किया गया है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है फिर कि अनुसूचित शेड्यूल 11 क्या कहता है। तो 11 और 12 एक दूसरे से रिलेटेड है। 11 क्या कहता है? ग्रामीण प्रशासन यानी कि ग्राम पंचायत, और 12 क्या कहता है? नगरीय प्रशासन यानी नगर परिषद। क्लियर है? तो शेड्यूल 11 क्या है? ग्रामीण प्रशासन। शेड्यूल क्या है? शेड्यूल 12 क्या है? नगरीय प्रशासन। अब ग्रामीण प्रशासन क्या कहता है? इसमें 29 सब्जेक्ट की चर्चा की गई है, जिसके तहत ग्राम पंचायत को वे कार्य या वे अधिकार दिए गए हैं, और नगर प्रशासन के अंतर्गत 18 अधिकार दिए गए हैं नगर परिषद को, जिसके तहत उनको वे कार्य उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो इस तरीके से हम समझ गए कि भारतीय संविधान में अनुसूचियों की वर्तमान में संख्या 12 है। इनका शेड्यूल बिल्कुल आप आराम से एक बार इसको बढ़िया से देख लेंगे तो आप इसको मेमोरी में आपको बिल्कुल सेट हो जाएगा। इसको हम एक बार फिर से समराइज कर देते हैं शॉर्ट। शेड्यूल 1 क्या कहता है? संघ में शामिल राज्य अर्थात राज्य और प्लस केंद्र शासित प्रदेश। 2 क्या कहता है? वेतन इनका संवैधानिक पदों का। 3 क्या कहता है? शपथ किनका? संवैधानिक पदों का। 4 क्या कहता है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 5 क्या कहता है? ST SC क्षेत्रों के लिए प्रशासन, मतलब पूरे देश में जहां भी अधिसूचित क्षेत्र है, ST SC क्षेत्र है, उनका प्रशासन किस आधार पर किया जाएगा। ठीक है। अनुसूचित 6 क्या कहता है? 4 राज्य प्लस दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद। क्लियर? जहां पर यह ST SC क्षेत्र है, इनके बारे में प्रशासन का विशेष उपबंध है। अनुसूचित 7 क्या कहता है? सूचियां, मतलब केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। किस आधार पर? सब्जेक्ट के द्वारा। संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र और राज्य दोनों अपने अपने अनुसार बना सकते हैं। और राज्य सूची में अधिकार दिया गया राज्य। तीनों का सब्जेक्ट भी है, संघ में 100, राज्य में 62 और समवर्ती में 52। क्लियर है? अनुसूची 8 क्या कहता है? 22 भाषाओं की सूची है जिन्हें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता दी गई है। मूल संविधान में कितनी थी? 14 थी। तो फिर ये अन्य कैसे आई? तो 21वें द्वारा सिंधी, 21वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली, 71वें द्वारा मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, 92वें द्वारा 92 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इन 4 को, मतलब टोटल 18 भाषाओं को, 22 भाषाओं को शामिल किया गया। 9 क्या कहता है? तो 9 कहता है इनमें उन सब्जेक्ट को शामिल किया जाएगा अनुसूची में जिनकी वैधानिकता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। मुख्य रूप से भूमि सुधार अधिनियम को लाने के लिए लागू किया गया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको कर दिया कि 1973 के बाद जितने भी इसमें लाए गए सब्जेक्ट उनकी समीक्षा की जाएगी। कब किया? 2007 में। 10 क्या कहता है? दल बदल के आधार पर, दल बदल पर रोक। 11 क्या कहता है? ग्राम पंचायत। 12 क्या कहता है? नगर परिषद। ग्राम पंचायत में कितने सब्जेक्ट हैं? 29। नगर परिषद में कितने सब्जेक्ट हैं? 18। यही है शेड्यूल, जिसको आप आराम से याद कर लें। अगली क्लास में मैं भारतीय संविधान का एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक लाऊंगा और वह है मूल कर्तव्य। धन्यवाद।